नमस्कार, स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन के जो भी महत्वपूर्ण न्यूज और आर्टिकल्स हैं उनकी यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू के लिए ये सेशन होता है बहुत महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करें। क्या क्या है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से एक नई शुरुआत, एक नए शपथ के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है, हिंदू के लेक्चर के बाद आज से इंडियन पॉलिटी। और अब प्रीलिम्स के लिए आपके पास समय नहीं है और सीसेट आपकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। आप सबको ये लगता है कि हमारी कमजोरी रीजनिंग एंड मैथ ही है। माफ कीजिएगा, आपकी कमजोरी बहुत बड़े लेवल पर कॉम्प्रिहेंशन भी है, तमाम सिखाने के बाद भी। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी अब हमें करनी है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अब जीएस और सीसेट को इक्वल फोकस करते हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और उसी अनुक्रम में अब आपकी जो प्रीलिम्स की क्लास है, जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो सीसीपी कोर्स में है यानी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स, जो पिछले साल भर से मैं रन कर रहा हूं, उस कोर्स में भी जो बच्चे हैं आप दोनों के लिए मंडे, इसके साथ साथ वेंसडे और फ्राइडे, 3 दिन हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी। और उसके बाद हम लोग करेंगे यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सीसेट कॉम्प्रिहेंशन। और अब लगभग 25 क्वेश्चन आता ही आता है। 27 भी आए हैं, 30 क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन मैं 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मानता हूं, इतना तो आएगा ही आएगा। अगर इस 25 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग इस 25 प्रश्न में, मतलब अगर आप 20 से 22 प्रश्न सही कर जाए, मैं कहता हूं 20, आप ट्रस्ट करिए, 5 आपस में सही होके गलत होकर के मैनेज कर ले। केवल 7 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से सही करने हैं। कितना जबरदस्त स्टैटिक सही है। अगर इसको आप समझ पाए, यानी अगर हम 25 में 20 कॉम्प्रिहेंशन सही कर जाएं और 7 क्वेश्चन केवल हमें रीजनिंग और मैथ से सही करने हैं, तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, वो जो सीसेट में फेल कर रहे हैं और रेगुलर फेल कर रहे हैं, वो फेल नहीं करेंगे। अजय कह रहे हैं यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा। बेटा मेंटरशिप के सारे प्रोग्राम स्टार्ट है। मुकेश बेटा, अगर आप क्लास में हो इनको बताइए कि आज मैंने आपको मेंटरशिप के तहत, ये मुकेश है, अब इनका नाम फिर इस बार मैं शांत रखना चाह रहा था, ये लगभग 3-4 इंटरव्यू यूपी पीसीएस का 4 या 5 इंटरव्यू दे चुके हैं, मेरे हर फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा है ये। इनसे आप पूछिए कि मेंटरशिप में इनका इस बार प्री फिर से क्वालिफाई किए हैं, इनको अभी क्या कंटेंट दिया गया है। मुकेश एक बार तुम बताओ। और अजय, क्योंकि तुमने लिखा हुआ बेटा, नहीं तो ये होता कि मैं, स्वाभाविक हमें बताना पड़ता है, विज्ञापन करनी पड़ती, नहीं तो लोग आएंगे कैसे। आपके पास अच्छी चीज है, जब तक लोग उसको जानेंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं प्रचार प्रसार में बस केवल सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूं। भाई ये क्लासेस हमारे पास हैं, आपका विवेक अगर तैयार है हमारे साथ कनेक्ट होने का, तो आप सब कनेक्ट हो। मुकेश एक बार आप बताइए, फिर मैं इनको दिखाऊं कि यूपी पीसीएस की मेंटरशिप कैसे चल रही है। एक बार आप आगे आइए, फिर इनको मैं एक बार दिखा दूं, फिर आगे बढ़ता हूं, चूंकि इत्तेफाक से इनका ये क्वेश्चन है। और ठीक है, तो केवल यूपी की नहीं, बिहार पीसीएस की भी मेंटरशिप चल रही है और बच्चे आ रहे हैं उसमें भी। और चूंकि मेंटरशिप ही असली सलूशन है आज के समय में, जो आपको बता सके यही सारी चीजें जो मैं अपनी क्लास में भी बता देता हूं, जो स्मार्ट बच्चे यहीं से पकड़ ले कि अगर 20 कॉम्प्रिहेंशन में सही हो गया तो आपको रीजनिंग मैथ में ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे सीसेट में फेल कर रहे हैं। लेकिन वो तो उस क्षेत्र में घुस पड़े हैं जो क्षेत्र उनका कभी था ही नहीं, यानी बचपन से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, रीजनिंग इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोबेबिलिटी, ये सब कभी अच्छे से समझ में आया नहीं, तब भी जुटे पड़े हैं। तो बेटा ये तो फिर वही हो गया ना कि जिसको हम कह सकते हैं कि बैल बुद्धि कहा जाता है, स्मार्ट बुद्धि तो कहा नहीं जाता। तो स्मार्ट बुद्धि क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके लिए नॉन मैथ वालों के लिए इजी है। तो यही है मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है जो आपको, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको, क्योंकि अजय शायद आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में, आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूं। बस एक बार आप देख लो। ये है
मुकेश, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, मुकेश पीसीएस, ध्यान से समझना। ये इस बार भी मेंस लिख रहे हो, 3 4 5 ये इंटरव्यू दे चुके हैं यूपी पीसीएस का। अब ये मेरी मेंटरशिप में है। देखिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि जैसे हमारी बातचीत चल रही थी, सर महिला और बच्चों पे निबंध दे दें, इसी से शुरुआत करते हैं। अब ये मेंटरशिप यही। अब देखो आज इनको क्या, सुबह उठ के हिंदू का कंटेंट बनाया, फिर इसके बाद अब आप देखो महिला से जुड़े ऐसे के टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर ध्यान से देखो बच्चों से जुड़े ऐसे के टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये 15, फिर इसके बाद संयुक्त यानी महिला और बच्चा दोनों को मिक्स करके अगर निबंध पूछा जाए तो क्या पूछे। चूंकि ये लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं तो इनको ये पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, वो भी शहरीकरण में। आप देख सकते हैं अब इनको आज ये काम सुबह 7:57 पे मिल गया। अब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो मेंटरशिप का कोई, मैं सभी चीज की मेंटरशिप बच्चों याद रखिएगा। इनफैक्ट अगर आप जेआरएफ नेट ये सब भी करना चाहते हैं तो ये मेंटरशिप आज के समय में देना बहुत इजी है मेरे जैसे स्किल्ड इंसान के लिए, जो एक्चुअल में स्किल्ड है, अपने आप को मानता है। कहना पड़ेगा हमारे पास कोई पीआर टीम नहीं है जो हमारा, तो ये आपके लिए सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर आप जेआरएफ भी निकालना चाहते हैं उसके लिए भी मेंटरशिप अवेलेबल है मेरे पास, जो मैं स्वयं ही देता हूं। चलिए शुरू करते हैं इतनी बातचीत के बाद। व्हाट आर कंसर्न ओवर द ड्राफ्ट आईएसआई बिल 2025? बड़ा बढ़िया टॉपिक है बच्चों ये आज का। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है जिसे हम इंग्लिश में आईएसआई कहते हैं, यह संस्था भारत के लिए एक विचार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है और डेटा का मस्तिष्क भी है। यानी जो हम पढ़ते हैं ना, नवाचार, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। इनोवेशन के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, या जो यह तो निबंध आ चुका है, इनोवेशन क्या है, जीडीपी भी बढ़ाएगा और सोशल वेलफेयर भी करेगा। और इस बार का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का इसी इनोवेशन के लिए मिला। इनोवेशन ड्रिवन जो थिंकिंग है, नवाचार आधारित जो सोच है अर्थव्यवस्था के विकास में, उसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके माध्यम से एक संदेश है संपूर्ण विश्व को, इंक्लूडिंग भारत को, कि अगर आप 2047 में विकसित बनना चाहते हैं तो इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल अपनाइए। तो हिंदुस्तान में इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट हो, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ की संकल्पना काम करे, उसके लिए सबसे जिम्मेदार संस्था जो आपके सामने, उसे हम कहते हैं आईएसआई। ठीक है, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यह भारत के लिए विचार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है और डेटा का मस्तिष्क भी है। यानी ये हमें डेटा भी प्रदान करती है और हमारे विकास का एक साइंटिफिक तरीका क्या हो, वो भी सरकारों को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए इनपुट के रूप में देती है और बहुत सारे अन्य विचार भी देती है। यानी कोई भी देश जो होता है बच्चों, जब वो अपने देश के विकास की नीतियां बनाता है, देश के विकास के लिए नीतियां बनाता है, तो नीतियां केवल इमोशन, केवल भावना से नहीं चलती। वो नीतियां चलती हैं स्टैटिक्स से, सांख्यिकी से। जैसे आप सब अगर मुझसे पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं कल जो इंडियन पॉलिटी का कंटेंट आप लोगों को, आज जो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, तो इंडियन पॉलिटी का जो कंटेंट आपको मिला उसमें क्या मिला? पीवाईक्यूज सबसे पहले मिले कि नहीं मिले? बोलिए क्यों मिले? कि भाई आज हम पहला चैप्टर कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें हमने क्या दिया आपको? पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज क्या है? डेटा है भैया, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकायों से कितने और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो डेटा बेस्ड लर्निंग हमेशा महत्वपूर्ण होती है, तो डेटा बेस्ड डेवलपमेंट भी हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए कहा जाता है भारत जैसा विशाल देश या कोई भी देश जो नीतियां बनाता है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, वो भावना से नहीं बल्कि स्टैटिक्स से बनती है। और यह जो सोच है वह इसी आईएसआई संस्था से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यह
एक शिक्षा का संस्थान नहीं है, यानी यहां पर केवल स्टैटिक्स के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तैयार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि यह भारत की पॉलिसी, भारत की नीति, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की टेक्निक, भारत की तकनीक और शोध यानी रिसर्च का बुद्धि केंद्र है। विजडम सेंटर लिख लीजिएगा, विजडम सेंटर है। आप कहेंगे सर इतने जोश में आप इसको बता रहे हैं विजडम सेंटर है, ऐसा है वैसा है, तो फिर कुछ तो इसमें हुआ होगा। जी हां, आज जो हुआ है इस विजडम सेंटर के साथ जो होने वाला है वो आपको बताने जा रहे हैं। विजडम सेंटर है ये, और उस विजडम सेंटर के साथ क्या होने वाला है वो आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक निबंध आया था बच्चों, 14 में शायद आया था, आप चेक करिएगा, ईयर इधर उधर हो जाए तो ऑब्वियस है। किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी लीडरशिप से पता चलता है। किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में। तो जो आईएसआई संस्था है उसके नेतृत्व पर क्या प्रश्न उठ रहा है वही आपको सिखाने जा रहा हूं, वही मुद्दा है। किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में, तो जो आईएसआई नामक संस्था है उसके नेतृत्व में सरकार इस बिल के द्वारा कुछ परिवर्तन लाने जा रही है, और वही टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। ये डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो जो परिवर्तन सरकार लाने जा रही वो परिवर्तन पर कभी इंडिपेंडेंट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपके सामने टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं, यानी आईएसआई जो ये संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, समझिएगा इसी इतने से टॉपिक पूरा ओपन हो जाएगा, फिर अपन डिटेल में इस पर बातचीत कर लेंगे। तो सरकार क्या करना चाह रही है मेरे बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, इस संरचना में इस बिल के द्वारा जिसका नाम है आईएसआई बिल 2025, इसके द्वारा परिवर्तन लाने जा रही है। आप कहेंगे ठीक है सर, परिवर्तन लाने जा रही, सभी संस्थाओं में परिवर्तन समय समय पर होते रहे, आप ये बताइए कि कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है जिस पर आप फोकस हैं। जी हां मेरे बच्चों, अब जो परिवर्तन इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज, जो परिवर्तन सरकार लाने जा रही है वह चेंज या परिवर्तन है। अभी तक यह संस्था मेरे प्यारे बच्चों एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। किसके रूप में? सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, यानी देख सकते हैं अब सरकार इसको एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में रजिस्टर्ड करने जा रही है। स्टेचुरी यानी वैधानिक निकाय, हिंदी में बोलते हैं ना वैधान, यानी वैधानिक निकाय का मतलब कि भैया अभी तक यह संस्था सोसाइटी एक्ट के तहत चल रही थी, अब यह वैधानिक निकाय होगा। तो विधान कौन बनाता है? बिल से स्पष्ट हो गया, भारत में 3 संस्थाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों जो इंडियन डेमोक्रेसी को संचालित करती हैं, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, उसके बाद दूसरी संस्था हमारी हो जाती है लेजिस्लेटिव यानी हमारी विधायिका यानी हमारी संसद, और तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका यानी हमारे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है जो लेकर के यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड सो ऑन। तो ये संसद, इसका मतलब है कि संसद एक बनाएगी कानून, और अब यह संस्था इस कानून के तहत संचालित होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर मुद्दा क्या है? आप कहेंगे ठीक है सर ये तो होते रहता है। सबसे गंभीर मुद्दा जो यूपीएससी आपसे अक्सर पूछता है, जैसे एक प्रश्न का जिक्र करूं, हालांकि वो प्रश्न था जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन से संबंधित, और प्रश्न था कि क्या भारत में उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जो आईटीआई, आईआईएम ऐसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शिक्षा संस्थान है, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ऐसा प्रश्न था कि नहीं था? कमेंट करते चलो, इससे पूरा मजा आएगा। ऑनलाइन क्लास किसी भी सूरत में ऑफलाइन से बेहतर होती है। ये आपका जब सिलेक्शन होगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको बड़े शहरों में जाके रहने की ना आर्थिक अनुमति मिलती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं, और ना ही जो है उनका मतलब वैसी स्थिति है, अब जैसे कोई जॉब में है, जैसे कोई हाउसवाइफ है, इस प्रकार के लोग या जो बच्चे।
कुछ फैमिलियां जो भेजना भी नहीं चाहती, और मुझे लगता है कि आप घर पर रह करके ऑनलाइन दुनिया का सबसे बेस्ट माध्यम है, सबसे बेस्ट माध्यम है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आप हर लेक्चर को रिवाइंड करके 2 बार सुन सकते हैं। मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, लाइव क्लास में ही थोड़ा पीछे चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न याद करिए, ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पूछा था कि नहीं, आईआईटी आईआईएम ऐसे संस्थाओं को। तो ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, क्यों बच्चे? जैसे आपको अगर ऑटोनॉमी मिले, यानी ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा कि आपके ऊपर आपके माता पिता हैं, बट आपको डिसीजन मेकिंग में अपनी स्वतंत्रता है कि आपको अपने विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, वो तय करने का अधिकार आपको है। आपको क्या क्या सुख सुविधाएं चाहिए अपने लिए, वह तय करने का अधिकार आपको है। आपको कैसे दोस्त चाहिए, यह तय करने का अधिकार आपको है। तो स्वाभाविक है, ऐसा कहा जाता है कि जो परिवार ऐसे होते हैं जहां पर समय के साथ माता पिता गार्जियन के रूप में तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को ढेर सारी ऑटोनॉमी देते हैं, तो उन बच्चों के विकास का जो स्तर है वो बहुत बेहतर होता है, और इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बचपन से विकसित होती है। इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग, स्वतंत्र और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बचपन से विकसित होती है। इसीलिए यूपीएससी आपसे निबंध भी पूछता है, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो पालना झुलाने वाले हाथ ऐसे होने चाहिए जो थोड़ी ऑटोनॉमी देते हैं। और आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे, एज ए यूथ आप सब ऑटोनॉमी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, बताएं। खुश होते हैं आपकी, मेरे मम्मी पापा मुझ पर विश्वास करते हैं। और तो सिंपल है, ऑटोनॉमी में सबसे बड़ी चीज होती है, जो संस्था होती है उसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, अपना बजट बनाने की स्वतंत्रता होती है, और सरकार को वो बजट देना होता है, और बेहतर ढंग से वो अपने ढंग से काम करती है। और जिस संस्था के पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, स्वाभाविक है उसके उसके विकास का जो दायरा है वो बहुत व्यापक होता है, ऐसा माना जाता है। और जैसे आप इसरो वगैरह के संदर्भ में देख सकते हैं, इसीलिए वह प्रश्न भी आपका मैंने जिक्र किया कि आईटी आईएम को भी मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? अब मैं पढ़ा रहा हूं आईएसआई, लेकिन मैंने वो भी हल्का आपसे डिस्कस कर दिया। अब अगर वो स्टेचुरी बॉडी हो जाएगी, तो इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हिंदू में यही डिस्कस किया गया कि जब वो स्टेचुरी बॉडी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी जो स्वायत्तता है वो कम हो जाएगी, सरकार का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर उसकी ऑटोनॉमी संकट में आती है, तो एक प्रश्न उठाया गया है कि सरकार का कंट्रोल ज्यादा होगा, और जब सरकार का कंट्रोल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है, जिस तरीके से आईएसआई की संरचना है कि वह इस देश के लिए विचार भी है, वैज्ञानिक आधार भी तैयार करता है, डेटा का मस्तिष्क भी है, वह कमजोर हो सकता है। उसकी इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर हो सकती है। उसे सरकार के दायरे में ही सोचना पड़ेगा। और ऐसे में जो आईएसआई सिर्फ एक शिक्षा का संस्थान नहीं, बल्कि यह भारत की पॉलिसी, नीति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, और शोध यानी रिसर्च का विजडम सेंटर है, बुद्धि केंद्र है। स्वाभाविक है उसके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। तो पहला टॉपिक हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मुझे बताएं, सब बच्चे विषय में प्रवेश कर चुके हैं? यानी जो मैंने समझाया इसी से 100% यह टॉपिक क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो फिर यहीं से मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे निबंध आप देख सकते हैं कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में, तो संस्था का चरित्र क्या इस बिल के द्वारा कमजोर किया जा रहा है, यह आपको देखना है। लेकिन आपको एकदम लिखना नहीं कि इसके द्वारा कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के आप अंग हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ। सीखना है, अब जब बिल आएगा, जब आगे ये सॉरी अब ये जब बिल पास हो जाएगा, देन उस पर अपन और विस्तार से बातचीत करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी कभी खत्म नहीं होती, वो लगातार चलती रहती। आज का मेरे बच्चों सबसे फेवरेट टॉपिक ये है, वो भी है संस्था वाला भी है, लेकिन आज का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक आपके सामने, इसलिए चूंकि ये टॉपिक मैं चाहूंगा कि आप सबके कोई भी दोस्त हो, ये वाला उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। वो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, मेरे बच्चों, ये वाला टॉपिक सबके लिए।
रिन्यूएबल एनर्जी का टिपिंग पॉइंट हमने अचीव कर लिया। रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई भी प्रश्न अगर आता है, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण, व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण क्या है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे, और हमारी इस एनर्जी ट्रांजिशन में क्या कैपेसिटी है, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ भी, या डायरेक्ट कुछ भी एनवायरमेंट से कनेक्ट करके पूछे, ये टॉपिक के बिना, मैंने पीछे खूब पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस टॉपिक के बिना पीछे के सब टॉपिक फिनिश हो जाएंगे जो आज ये कंटेंट आपको और हमको मिल रहा है। एक डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें यही लिखा है कि आरई ट्रांजिशन फाइंड्स इट्स टिपिंग पॉइंट, यानी टिपिंग पॉइंट मींस छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते हुए अब हम बड़े मुकाम तक पहुंच गए। तो जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को शिफ्ट कर रहे थे, अब उसमें छोटा छोटा प्रयास करते हुए हम सफलता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। आप कहेंगे सर कैसे, केवल आंकड़े बता देंगे? जी हां, आंकड़े तो बताएंगे जिससे पता लगेगा कि अब हम टिपिंग पॉइंट मतलब हमेशा छोटी छोटी चीजें जब बड़ी हो जाए, छोटी छोटी चीजें जब बड़ी हो जाएं, छोटे छोटे प्रयास जब बड़े हो जाएं, जैसे आपके छोटे छोटे प्रयास मार्च तक आपको इस बात के लिए तैयार कर दें, मई नहीं मार्च तक कि सर अब हम अपनी तैयारी के टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यानी आपने जो छोटे छोटे प्रयास कराए, पहले इकोनॉमिक्स, फिर ये, फिर वो, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, ऐसा ऐसा करते हुए सर अब हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो ये वही टिपिंग पॉइंट है। आपको याद होगा काफी समय, काफी क्या, 2-3 महीने पहले मैंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी ग्लेशियर्स के टिपिंग पॉइंट पर एक लेक्चर लिया था। सेम वही चीज है ये, बट ये रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में छोटी छोटी चीजें जब क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही तो उसको हम बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, और वही चीज है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यानी टिपिंग पॉइंट मींस, एक शब्द में अगर आप इसको मेरे प्यारे बच्चों समझना चाहें तो बस ये समझ लें कि, और फिर उसके बाद किस पेपर में आएगा वो सारी चीजें तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा डिटेल में। टिपिंग पॉइंट यानी मेरे बच्चों क्या होता था कि पहले हम जो कोयले से एनर्जी बना रहे थे और जो रिन्यूएबल एनर्जी पर हम काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर था। ये टॉप पे था और ये इसके बहुत पीछे था, ऐसे। अभी क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए। कुछ मामलों में रिन्यूएबल एनर्जी अब कोल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। और जब रिन्यूएबल एनर्जी कोल एनर्जी के मुकाबले अब ज्यादा उत्पादन कर रहा है या लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है, ना केवल उत्पादन अपितु जो प्राइसिंग है, जो कॉस्ट है, पहले रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई गई बिजली महंगी थी, अब सस्ती हो गई, कोयले से बनाई गई बिजली के बराबर। तो जब ये दोनों चीज आप पढ़ रहे हैं, और वही है टिपिंग पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। अब जब आप दोनों चीजों में कंपेयर देखेंगे तो यूपीएससी ऐसी ही चीजों पर तो क्वेश्चन आपसे बनाता है। तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन फाइंड्स इट्स टिपिंग पॉइंट। क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, वॉट एवर डिस्कस कीजिए। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर हो जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक जिसे हम पढ़ेंगे, GS3 इन्वायरमेंट इकोनॉमी दोनों के लिए, फिर गवर्नेंस के लिए, चूंकि बेहतर गवर्नेंस ए से और प्रीलिम्स ए से, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड ए से कुछ भी, ये तो हर जगह जाकर के फिक्स बैठ जाएगा, जो भी डिटेल डिस्कशन में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जहां पर भी बच्चे डेटा से बात होती है ना, मेरा फेवरेट हो जाता है। रीजन ये है कि अगर डेटा से बात हो रही है और आपको, यानी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, अगर आपको डेटा से बातचीत करना आ गया तो समझिए कि फिर आपका मेंस निकलना केवल प्रीलिम्स निकलने का इंतजार कर रहा है। और अगर आप ऐसा कर गए तो फिर कहानी आपकी बदल जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जिस पर हम लोग अब बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है, जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होते हैं बच्चों, उसके पीछे कौन सा कानून होता है, बस इतना ही बताने के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया, प्रीलिम्स के लिए ओनली। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए ओनली, बस।
यानी आर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े कौन कौन से कानून है, सबकी लिस्ट विद प्रीलिम्स क्वेश्चन देने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी में आते हैं, फिर हमें लगता है कि तो साइंस है, ऑब्वियसली साइंस है, बट जो चर्चा में है वो सारे विषय हैं। तो आज हमारे पास ये 3 ही टॉपिक हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी के आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं रहे। तो क्या अब हम लोग शुरू करें सबसे पहले, यानी आईएसआई वाले टॉपिक पर। रेडी हैं आप सब लोग? चलिए शुरू किया जाए। तो पहला आप देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025 का ड्राफ्ट सामने आया है। उस ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा हो रही है और उस चर्चा का हिस्सा आपको मैं बना चुका हूं। अब थोड़ा सा विस्तार के साथ इस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस विषय पर हम लोग एक शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं न्यूज आपके सामने है। 25 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। यह बिल 1949 के आईएसआई एक्ट को रद्द करके नए ढांचे के तहत, न्यू फ्रेमवर्क के तहत आईएसआई का प्रशासन, उसका फाइनेंस, उसमें अपॉइंटमेंट, उसकी ऑटोनॉमी को पुनर्गठित करेगा। यानी 4 चीजों को, देखिए इसी एक लाइन में इस प्रश्न का उत्तर आ गया कि 4 चीजें यही रट लीजिए, इसी के लिए वो बिल लाया गया है। यानी इनमें वो चेंज करेगा और इनमें क्योंकि चेंज कर रहा है तो उसकी ऑटोनॉमी पर असर पड़ रहा है, इसीलिए आर्टिकल लिखा गया। अब ऑब्वियसली ये जो 4 बदलाव होंगे उससे आईएसआई संस्था से जुड़े स्टूडेंट जो हैं और जो एकेडमिक कम्युनिटी, यानी सारी नहीं, कुछ एकेडमिक कम्युनिटी चिंतित है कि इससे आईएसआई की ऑटोनॉमी छिन जाएगी, ये देख सकते हैं। और यह महज एक सरकारी संस्था बन सकती है, वो ये नहीं करेंगे बन जाएगी, नो, बन सकती है। क्लियर है? कुड डाइल्यूट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कुड यानी जरूरी नहीं कैसा हो, लेकिन एक संभावना यहां पर जताई जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर, यानी मुद्दा क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब ऑब्वियस है जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ भी इसको जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिखाऊंगा जो वैधानिक निकाय होते हैं, तो इसलिए मैंने यह यूनिट लगाई हुई है। स्टेचुरी बॉडी, सांविधिक निकाय, इनकी क्या शक्तियां, कैसे काम करते हैं, ये आपको सिखाने जा रहा हूं, इसलिए यह यूनिट यहां लगाई गई है। सोशल जस्टिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, तो यह आईएसआई आप देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये विजडम सेंटर है। तो विजडम सेंटर किसका? इन्हीं सबका, कि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कैसे बदल, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कैसे बदलें, एजुकेशन को कैसे और बेहतर बनाएं, ये सारी चीजें, हेल्थ की पॉलिसी एंड सो ऑन, साइंटिफिक रिसर्च जो भी हो सकता हो। और अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमी का बुद्धि केंद्र है। तो इकोनॉमी यानी पहली यूनिट, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, इसमें भी उसकी भूमिका है। और ऑब्वियस है गवर्नेंस में सरकारी नीतियां जो भी बनती हैं इन्हीं के आधार पर बनती हैं, इसलिए इस यूनिट के साथ भी सीधा सीधा कनेक्टेड है। क्लियर है? और ई गवर्नेंस वगैरह का मॉडल भी यह संस्था तैयार करती है, इसलिए इस यूनिट के साथ भी यह कनेक्ट है। और ऐसे मैंने संस्था वाला जिक्र किया, बाकी और विस्तार से बातचीत करेंगे। अब देखिए 2023, अगर सरकार के पक्ष से आप इस टॉपिक को लिखना चाहते हैं तो यह निबंध आपके सामने आएगा कि विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। अगर आप सरकार के पक्ष से सहमत होंगे तो आप यह लिखेंगे यह एक विजनरी डिसीजन है, और क्यों है वो तो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप जो आर्टिकल लिखा गया उसके पक्ष से लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न जैसा आएगा आपको ऐसा ही लिखना है, इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में कभी ये नहीं कहता हूं कि आपको यही अप्रोच लेनी, जैसा प्रश्न आएगा वैसी अप्रोच लेनी। हां, सारी अप्रोचेस में क्लियर कर देता हूं। तो दूसरी अप्रोच क्या है बच्चों? दूसरी अप्रोच यह है कि अगर आप आर्टिकल के पक्ष से लिख रहे हैं, ऑटोनॉमी वाला, तो आप लिखेंगे कि सरकार विजनरी डिसीजन ले और इस प्रकार से उसको डेवलप करे कि उसकी ऑटोनॉमी ना जाए, इसमें भी लिख सकते हैं। अब आता है 2021 का, ऐसे देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? कि जो हम कर चुके हैं वही सब कुछ नहीं है, वही सब कुछ नहीं, उससे अच्छा भी हो सकता है। और ये प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को तो, यूपीएससी की तैयारी में प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को तो ये हमेशा जानना चाहिए
कि सर्वोत्तम से, क्योंकि आप पता चला एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, आप बड़े कॉन्फिडेंस में अगली बार आप लुढ़क गए, मैक्सिमम ऐसा होता है। तो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस, यानी अपनी पिछली प्रैक्टिस से हम कोई और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी हम किसी को बेस्ट नहीं मान सकते, क्योंकि जो सर्वोत्तम है समय के साथ उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है और उससे बेहतर हो सकता है। तो सर्वोत्तम से बेहतर भी कुछ हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जी हां, आईएसआई संस्था में ये जो रिफॉर्म प्रपोज्ड है, ये जो रिफॉर्म प्रस्तावित है इस बिल के द्वारा, या वही बेटर प्रैक्टिस है जो बेस्ट प्रैक्टिस से इन इन कारणों से अच्छी हो सकती है। हालांकि संदेह गुंजाइशें हैं, लेकिन उनको सरकार अवश्य संबोधित करेगी। तो आप देखें, यानी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, यानी जो आपका बेस्ट है उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। गुड बेटर बेस्ट, जो बेटर है उससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो जब हम कहते हैं जो बेटर उससे अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब ये रिफॉर्म की बात करता है कि नहीं करता? रिफॉर्म की बात करता है कि नहीं? एक बार फटाफट बताते चले भाई, रिफॉर्म की बात करता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर करता है, तो बस उठा लीजिए। ठीक है, अब ये बिल आपके सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द इश्यू, आपको पता लग गया, क्या बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब में हम चलें उसके पहले आप देख सकते हैं पूरा नाम मैंने केवल आईएसआई नहीं, जितनी भी संस्था हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से जुड़ी जो जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, सब दे दिया है। मंत्रालय एंड सो ऑन जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारी जानकारी यहां पर है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा यहां से फ्रीडम लेता हुआ आपको लेक्चर में अपनी तरफ से एड ऑन करने चल रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आईएसआई को मैंने क्या कहा है, ये फ्री हैंड ही ज्यादा मजा देगा। क्या कहा बच्चों? विजडम सेंटर कहा है कि नहीं? क्या है? विजडम सेंटर, यानी आईएसआई क्या है? बुद्धि केंद्र है। अब बुद्धि केंद्र है, तो इस बुद्धि केंद्र का जन्म कब से हुआ? सबसे पहले इसका जन्म यानी बर्थ जान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आईएसआई एक संस्था है जो स्टैटिक्स, सांख्यिकी, मैथमेटिक्स, गणित, डेटा साइंस, डेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग, बायोस्टैटिक्स जैसे विषयों में रिसर्च और एकेडमिक्स का काम करती है। रिसर्च भी करती है, और आपको पता है कि इंडिया में आरएनडी के हालात क्या हैं, तो ये आरएनडी कर रही है। बनी कब? 1931 में यह बनी, कोलकाता में। याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर, और इसके हेड थे जिन पर यूपीएससी प्रश्न भी पूछ चुका, पीसी महालनोबिस साहब इसके हेड थे। इनको ही भारत में स्टैटिक्स का फादर यानी फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। तो आईएसआई को यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को आप बुद्धि केंद्र भी कह सकते हैं, या एक शब्द और मैं देने जा रहा हूं इस परिचय के बाद, साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बच्चों? साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री, हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे, साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री इसे हम कहते हैं। सही रहेगा बच्चों? साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री इसे हम कह सकते हैं। तो इस साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री में एक चेंज की बात हो रही, तो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा तो बनता ही बनता है यहां पर। अब आता है, यानी आपको ये सारी चीजें पता लग गई, अब इसका फंक्शन क्या, अगर ये भी यहीं सिखा दूंगा तो फिर और अच्छे से, हालांकि मैं फंक्शन का जिक्र कर चुका हूं लेकिन थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पहला काम मेरे प्यारे बच्चों करता है डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, यानी डेटा आधारित नीति निर्धारण में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत की जितनी भी नीतियां बनती हैं, चाहे वो कोई सर्वे हो रहा हो, चाहे सेंसस यानी जनगणना से जुड़ी कोई चीज हो, गरीबी को मापना हो, रोजगार की रिपोर्ट हो, ये सब मेरे प्यारे बच्चों किसी इमोशन से नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आंकड़ों की सत्यता से बनते हैं। और आईएसआई ही
वह साइंटिफिक ब्रेन फैक्ट्री है जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के द्वारा इन सभी से संबंधित डिजाइनिंग का कार्य करता है और हमें बताता है। क्या बताता है? पहला कि गरीबी की वास्तविक स्थिति हिंदुस्तान में क्या है, जनसंख्या की प्रवृत्ति यानी उसका ट्रेंड क्या है, मेल फीमेल या जो भी, और रोजगार किस दिशा में जा रहा है, जॉबलेस ग्रोथ या जॉब के साथ ग्रोथ। इसीलिए कहा जाता है पहला कि जो यह संस्था है वह पॉलिसी मेकिंग का आधार स्तंभ है, वह बेस पिलर है किसका? पॉलिसी मेकिंग का। तो पहले में यानी क्या है बच्चों, एक शब्द में अगर पूरी बात को कहना चाहें, बेस पिलर है किसका? नीति निर्धारण का। इसलिए इस पर चर्चा बनती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, टॉपिक हिंदू पढ़ाना महत्वपूर्ण है, टॉपिक को चूज करना ज्यादा महत्वपूर्ण। दूसरा ये क्या करता है? अर्थव्यवस्था में सरकार को मदद करता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, आर्थिक निर्णय लेने में। इस रूप में यह हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में काम करता है। जैसे सीबीआई वगैरह हुआ, ठीक है ना, रॉ वगैरह हुआ, वैसे ही हम कह सकते हैं कि यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में काम करता है। अरे भाई मेरे बच्चों, जब आरबीआई, अभी कल हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कल नहीं सैटरडे को, उसने बेस रेट कम किया, सो ऑन। तो आरबीआई जब महंगाई की भविष्यवाणी करता है, जीडीपी का अनुमान लगाता है, या वित्त मंत्रालय भी जीडीपी का अनुमान लगाता है, या नीति आयोग अपना विजन या रणनीतियां विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के बनाता है, तो ये आपको सामने से दिखेगा कि ये संस्थाएं आगे हैं, ये कह रही तो ये बना रही। जी नहीं, वो जो भी बोल रही हैं, जो भी भाषा वो बोल रही हैं, इनकी बैकग्राउंड भाषा आईएसआई की सांख्यिकी ही होती है, उसी के आधार पर ये बोलते हैं। तो दूसरा हो गया। और फिर तीसरा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान एवं तकनीकी इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आईएसआई का जो रिसर्च है मेरे प्यारे बच्चों, आईएसआई रिसर्च को यानी शोध को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल यानी आधारभूत स्तर से उन्नत स्तर पर ले जाता है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध हो, बिग डेटा या मशीन लर्निंग या क्रिप्टोग्राफी या बायोस्टैटिक्स या किसी भी प्रकार का अन्य रिसर्च हो मेरे प्यारे बच्चों, यह इसी के द्वारा किया जाता है। और यह केवल शोध नहीं करता, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित नए नए सिद्धांत भी बनाता है। और जब यह नए सिद्धांत बनाता है तो वही नए सिद्धांत नवाचार होते हैं, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा, नवाचार है तो आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण होगा ही होगा। और इससे भारत की तकनीकी क्षमता दुनिया में कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी बनती है। तो यह ये भी काम करता है। और जब ये कहा जाता है किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है, पनेशिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पनेशिया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी तो मेरे प्यारे बच्चों यही होता है कि भाई ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और फिर ये चौथा जो इंडिया की सबसे बड़ी नीड है, ह्यूमन रिसोर्स को बनाता है, यानी ये ह्यूमन रिसोर्स की भी फैक्ट्री है, मानव संसाधन निर्माण करती है। कैसे? आईएसआई के ही जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट, जैसे आप आईक्यूआईपी के एस्पिरेंट हैं, वैसे वो आईएसआई के जो छात्र हैं वो आरबीआई में नीति बनाते हैं। विश्व बैंक या आईएमएफ में जो भी उनको जानकारी चाहिए भारत के विकास से संबंधित, वो भी देते हैं। आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये रिसर्च करते हैं, यही यहाँ के स्टूडेंट्स। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में एआई साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। यानी आईएसआई कह सकते हैं कि भारत की विजडम आर्मी, फिर लिखिएगा, आईएसआई भारत की विजडम आर्मी या बौद्धिक सेना तैयार करती है। यह इन चार कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में है
आप यहां से समझ सकते हैं। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई मेरे बच्चों। और यह जो चारों पॉइंट अगर आपसे पूछता है आईएसआई और उसकी इंपॉर्टेंस, तो ये चारों पॉइंट उसकी इंपॉर्टेंस पर पूरा का पूरा कंटेंट भी आपको मिल जाता है। अब यहीं से मुद्दा उठ करके आता है, अब एक बार उसको देख लीजिए आप। यही मुद्दा है, यानी ड्राफ्ट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2025, आगे हिंदी में भी कंटेंट दिया है। यह बिल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बस यही वाला देखिए, ये वाला पॉइंट अपन। यह बिल कहता है कि आईएसआई जो अभी तक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, यानी पंजीकृत समाज, वहां से अब इसको बदल करके स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी बनाई जाएगी। स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी बनाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। यानी अब इसको समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी अभी आईएसआई क्या है, अगर उसकी संरचना आप देखेंगे तो वह रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है ना। और बिल क्या बनाना चाहता है, आईएसआई को स्टेचुरी बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई बच्चों। अब अगर ये क्लियर हो गई है तो सोसाइटी बनाम स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी क्या समझना जरूरी नहीं होता है। तभी तो आप इस टॉपिक के अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है ये। तो 26 में आप एकदम तैयार रहिएगा इस पर मुख्य परीक्षा लिखने के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियस है, मैंने सारा कंटेंट दे ही दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं सोसाइटी, और एक तरफ लिखते हैं स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी। दोनों को आप देख करके चलिए। अब आता है सोसाइटी के तहत, अभी तक आईएसआई है, ये भी लिख लेते हैं, यानी आईएसआई यहां पे बना लेते हैं तो बड़ा मजेदार हो जाएगा। यानी बिफोर और आफ्टर लिख सकते हैं बेटा, जैसे आता है ना ऐड वैड करने के लिए। पहले ये ऐसे मोटा सा था, अब इसने खाया पिया पचाया, अब ये पतला हो गया, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो आईएसआई यही आपके सामने स्ट्रक्चर के रूप में आ रहा है। अब आता है सोसाइटी क्या है मेरे बच्चों। सोसाइटी का मतलब होता है, जब भी सोसाइटी के तहत कोई भी संस्था रजिस्टर्ड, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी एक प्राइवेट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइवेट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह सोसाइटी किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का अपना एक कानून होता है, उसके तहत यह बनती है। आई होप आप समझ गए। सोसाइटी क्या है, प्राइवेट रजिस्टर्ड संगठन है, यानी यहां पर बस प्राइवेट आप पकड़े रहिए, और इधर क्या होने जा रहा है, सरकारी, बस यही इतना ध्यान रखना है। तो सोसाइटी एक प्राइवेट रजिस्टर्ड संगठन है जो किसी सोसाइटी एक्ट के तहत बनती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही कि यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी सरकार, प्राइवेट है तो बताने की जरूरत नहीं, यह सरकारी संस्थान नहीं होती है, नंबर 1, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये क्रॉस लग गया। फिर इसके बाद यह पूरी इंडिपेंडेंस, यानी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करती है। और इसका जो मेन एम होता है, मुख्य उद्देश्य है, वो सामाजिक शैक्षणिक अनुसंधान कार्य, यानी समाज और शिक्षा, उसके अलावा अन्य जो रिसर्च के काम होते हैं वो उन पर काम करता है। जैसे कोई भी आईएसआई जैसा संगठन हो, या ठीक है ना, ये सब आते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। जैसे कुछ एनजीओ भी, ट्रस्ट भी, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, यानी सोसाइटी वाली संस्था। यानी इसको आप ऐसे समझिए, मैं एक बार फिंगर्स पे रख के बता देता हूं। इसका गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है, यानी आईएसआई अभी तक, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अभी तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित है। इसके निर्णय जो लिए जाते हैं वो
इंटरनल कमेटी लेती है, इनकी अपनी एक आंतरिक समिति होती है। शासन में इनको एकेडमिक फ्रीडम, गवर्नेंस में इनको, यानी अपने कौन से गवर्नेंस, सरकार वाला काम नहीं, यानी इस संस्था आईएसआई से संबंधित गवर्नेंस में एकेडमिक फ्रीडम इनके पास ज्यादा होती है, यानी यही लोग डिसीजन ले लेते हैं संस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। सरकार का चौथा पॉइंट, प्रत्यक्ष नियंत्रण कम होता है, याद रखिएगा। और पांचवा, अब अगर संस्था ऐसी है तो क्या इसके पास कानूनी अधिकार होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो पांचवा पॉइंट है, सोसाइटी के तहत जो रजिस्टर्ड है इनके पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, लेकिन वह सीमित होते हैं, यानी इनके कानूनी अधिकार सीमित होते हैं। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर इनके कानूनी अधिकार सीमित क्यों होते हैं? इसीलिए भैया ये सरकारी संस्था, यही तो लिखा हुआ, ये सरकारी संस्था नहीं मानी जाती, या कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती है। ऐसे में यह किसी भी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को लीगली ओन नहीं कर सकती है, यह कॉन्ट्रैक्ट अपनी संस्था के नाम पर नहीं कर सकती है, यह अपने नाम से कोर्ट में केस भी नहीं लड़ सकती है। तो इसके कानूनी अधिकार सीमित हैं। तो ये 4-5 इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे भी हैं, यानी एक सोसाइटी लीगल पर्सन नहीं होती है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, यहां तक कि अब और आईएसआई बिल्कुल बिफोर ऐसा ही है, बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेचुरी बॉडी क्या होती है? यह एक कानूनी संस्था यानी लीगल एंटिटी होती है जो किसी संसद के एक्ट या कानून द्वारा बनाई जाती है। स्टेचुरी बॉडी यानी जो मैंने पॉलिटी की यूनिट लगाई वो भी ध्यान रखिएगा। तो स्टेचुरी का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, कानून द्वारा निर्मित कारपोरेट बॉडी, यानी एक इंडिपेंडेंट लीगल यूनिट, स्वतंत्र कानूनी इकाई जो जमीन भी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और सारे काम कर सकती है जो सोसाइटी नहीं कर सकती। आई होप अब आप समझ गए हैं। एक बार इसको भी फिंगर्स पे आपको रटा देता हूं। पहला, इसे संसद या सरकार कानून के माध्यम से बनाती है। ऑब्वियस है, संसद ही कानून बनाता है। तो पहला हो गया, संसद के कानून से बन रही। तो संसद के कानून से जो बने क्या हो गया? स्टेचुरी बॉडी। इसे एक लीगल पर्सन माना जाता है, कानूनी व्यक्ति के रूप में, यानी ये कानूनी सभी काम कर सकती है, या संपत्ति खरीद सकती है, या कोर्ट में केस कर सकती है, या इस पर भी केस हो सकता है इसके किसी एक्शन पर, या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, या फंडिंग और फाइनेंस को कानूनी रूप से संभाल सकती है। जैसे स्टेचुरी बॉडी कौन कौन सी हैं? आरबीआई है, ठीक है, एलआईसी है, एम्स है, ठीक है ना। कुछ आईआईटीज भी हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ आईआईटीज भी हैं, कुछ आईआईएम्स भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आर्टिकल में डिस्कस नहीं था, आर्टिकल में तो एकदम बस वही सरकार की आलोचना आलोचना, लेकिन मुझे तो आपको दोनों पक्ष बताना है। अब इसको देख करके क्या आपको लगता है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आप होने लगे होंगे कि हाँ बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरबीआई कोई खराब काम कर रही हो या कुछ भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा सभी को। अब इसको अगर आप एक टेबल के द्वारा मैं आपको समझा दूं तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे दोनों को। यानी सबसे पहले लिख लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि ये टॉपिक आ रहा है मेरी तरफ से आउट है, इसलिए जब मैं आउट कहूं तो उस पर आपको सोसाइटी, और उसके बाद आता है स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी। तो अगर हम पहला पॉइंट लें, कानूनी स्थिति, तो कानूनी स्थिति में क्या कानून, या हम एक बार पूरा बना देते हैं। पहला कानूनी स्थिति, दूसरा आइडेंटिटी यानी पहचान, लीगल स्टेटस, दूसरा पहचान, तीसरा संपत्ति, ठीक है, संपत्ति की ऑनरशिप, चौथा कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा कोर्ट केस,
छठा, गवर्नमेंट कंट्रोल यानी सरकार का नियंत्रण। सातवां, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, तो इससे और अच्छे से आपको स्वायत्तता। आठवां, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। और फिर नौवां, फंडिंग। क्या हो गया? फंडिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कानूनी स्थिति में क्या है सोसाइटी। जैसा मैंने बताया आप सभी लोगों को कि कानून के द्वारा नहीं, केवल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यह बनती है और स्टेचुरी बॉडी कानून के द्वारा बनती है, तो कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता। पहचान इसकी क्या है? यह लीगल पर्सन नहीं है, और यह लीगल पर्सन है आपको बताने की जरूरत नहीं। संपत्ति ऑन कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये कर सकता है। कोर्ट में ये केस कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कर सकती है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल यानी सरकारी नियंत्रण यहां रहेगा, ऐसा नहीं कम रहेगा, और यहां पर अधिक रहेगा, आप ये भी देख सकते हैं। स्वायत्तता यहां पर ज्यादा रहेगी और यहां पर ऑब्वियस से कम हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी यहां पर कम है, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों पारदर्शिता कम है और यहां अधिक हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी आरटीआई डाल के इनसे कोई भी सूचना मांग सकता है, ठीक है। फंडिंग ऑब्वियस है, फंडिंग की शक्ति इनकी सीमित है और यहां पर फंडिंग ये ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि कानूनी रूप से यह एक मजबूत इकाई है। तो जो कानूनी रूप से मजबूत इकाई होती है, उसी इकाई, उसी यूनिट, उसी संस्था को फंड भी बेहतर मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी बेहतर मिलता है। तो यहां तक पिक्चर अब शायद और अच्छे ढंग से आप समझ चुके हैं। यानी सोसाइटी को आप ऐसे माने जैसे एक क्लब हो गया, एक रिसर्च ग्रुप हो गया, एनजीओ या कोई टीम। स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी ऐसी है जैसे एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी। आई होप आप समझ गए हैं बहुत बढ़िया ढंग से। अब अगर यह समझ गए हैं तो वही है आईएसआई के संदर्भ में क्या बदलेगा, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी आईएसआई के संदर्भ में अब इस पर हम वापस आ जाए तो अभी आईएसआई एक सोसाइटी है, जैसा मैं इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, अपने फैसले खुद लेती है और स्वतंत्र शोध करती है। अगर यह ड्राफ्ट लागू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो आईएसआई एक स्टेचुरी बॉडी बन जाएगा। सरकार के नियंत्रण में कुछ पहलू आएंगे जो मैंने यहां चार्ट के द्वारा आपको बता दिया है कौन कौन से पहलू आएंगे, और इसके कानूनी अधिकार भी बढ़ जाएंगे। अब स्वाभाविक रूप से इसका लाभ क्या होगा अगर ऐसा किया जाता है, यानी स्टेचुरी कारपोरेट बॉडी, तो इसके कुछ लाभ भी होंगे, यानी जिसे हम प्रोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस। तो लाभ क्या होंगे? एडवांटेज यानी कानूनी रूप से स्थिरता मिलेगी, फंडिंग ट्रांसपेरेंट होगा, और जब ऐसा होगा तो जो सांख्यिकी संस्थाएं होती हैं पूरे विश्व की, उसमें आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। अब आपको याद होगा ये 3 पॉइंट याद रखना। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आईएमएफ की रैंकिंग थी ना बच्चों, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, जिसमें भारत की जीडीपी गणना के आंकड़े को बहुत कमजोर माना गया था, चूंकि हम वर्ड की जो प्रैक्टिसेस हैं और उसके हिसाब से स्टैटिक्स को मेंटेन नहीं करते। पढ़ाया था ना, तो वही है। इंटरनेशनल रैंकिंग हमारी मजबूत हो जाएगी क्योंकि हम वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसा वर्ड में हो रहा वैसा करेंगे। हां, अब इसके नुकसान भी होंगे, वो इसी चार्ट में आप इसको, इस चार्ट से खुद ही प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। शोध की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, सरकार कहेगी भाई इस विषय पर करो, प्रशासन वहां इंटरवीन करेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार का दखल बढ़ेगा, कारपोरेट प्रेशर बढ़ सकता है अगर कारपोरेट केस में एंट्री होती है स्वाभाविक रूप से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज क्लियर हो गया है? कोई डाउट यहां तक है? 100%, क्योंकि ये टॉपिक आ रहा है और प्रीलिम्स में भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से हमसे बेहतर ढंग से टेकल होंगे नहीं। तो ये सारी चीजें होगी। तो सरकार यही चाहती है कि प्रशासनिक ढांचा इसका मजबूत हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, फंडिंग और संपत्ति कानूनी स्पष्टता से संभाले जाएं और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हो। इसलिए वह ऐसा बदलाव चाहती है। वो सारी चीजें मैंने आपको
बता ही दिया। बट इन द एंड आप ऐसा लिखेंगे अभी के परिप्रेक्ष्य में कि आईएसआई केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक, आर्थिक और नीतिगत क्षमता का केंद्र है। यानी जैसा मैंने कई टर्म आपको दिया कि विजडम सेंटर है, विजडम सेंटर के साथ साथ वो क्या है, ठीक है ना, विजडम फैक्ट्री भी है। तो रिफॉर्म सही है, लेकिन स्वायत्तता की सुरक्षा और शोध स्वतंत्रता सर्वोपरि, यही आपको लिखना है। यही आपकी निष्कर्ष की लाइन होगी कि रिफॉर्म सही है, बट हां, जो कंसर्न है कि ऑटोनॉमी और उनकी जो रिसर्च की इंडिपेंडेंस है वो खत्म ना होने पाए। क्लियर हो गया बच्चे? पॉइंट इज क्लियर? और जैसे ही पॉइंट इज क्लियर वैसे ही फिर अब आ जाइए आपके टॉपिक पर। एक बार आपको बता देता हूं क्या क्या दिया गया है। तो ये इश्यू सबको क्लियर हो गया। अब मैंने पूरा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है यहां नोट्स में, ठीक है ना। सब कुछ यानी देख सकते हैं, सीएसओ, एनएसएसओ, सब कुछ सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्या काम करता है, सब कुछ। फिर एनएससी क्या है, सीएसओ क्या है, प्रीलिम्स के लिए एनएसएसओ क्या है, एनएसओ क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करते हैं वो भी यहां पर आ गया। इंडस्ट्री, कंज्यूमर प्राइस, जीडीपी, सब की रिपोर्ट निकालते हैं वो भी आ गई है। फिर आईएसआई क्या है मैंने आपको पढ़ा ही दिया, और क्यों ये महत्वपूर्ण है वो भी यहां पर दे दिया गया है। ड्राफ्ट क्या प्रपोज करता है वो भी यहां पर दे दिया गया है नोट्स के रूप में, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, और क्यों सरकार यह बिल लाना चाहती हूं मैंने आपको बता दिया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रशासन, क्या इंपैक्ट हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स वो भी आपको मैंने बताया, और निष्कर्ष भी आपको बता दिया। वही चीज हिंदी में भी देख सकते हैं, पूरा कंटेंट आपका एज इट इज रेडी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ड्राफ्ट आईएसआई बिल 2025 एम करता है टू इंप्रूव स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी बट मे अंडरमाइन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड रिसर्च इंडिपेंडेंस। यही दो कंसर्न है और एक ताकत है। एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट क्रिटिकली एनालाइज, दोनों बातें लिखनी, प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं। यानी संरचनात्मक अकाउंटेबिलिटी ला रहा है, लेकिन यह भारतीय सांख्यिकी संस्था में संस्थागत स्वायत्तता और अनुसंधान स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण, बस इस प्रश्न का उत्तर आप उठाइए और उड़ा दीजिए, चीजें आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, ठीक है। हो गया। फिर एक क्वेश्चन और है, ये तो पिछला वाला हो गया बिल्कुल आर्टिकल पर, थोड़ा दूसरा जो मुझे लग रहा है कोई प्रश्न आएगा तो इसी पर आएगा जो अभी मैंने दिया। What is the role and significance of the Indian Statistical Institute in India's scientific policy, economic decision making and data driven governance analyze? यानी भारत की वैज्ञानिक नीति, आर्थिक निर्णय के निर्माण और डेटा संचालित शासन में आईएसआई की भूमिका और महत्व क्या है, आप देख सकते हैं। वो मैंने वहां भी पढ़ा दिया, सारा लिखा हुआ है, बढ़िया ढंग से इसको कर लीजिए, और जैसे ही आप ये कर लेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। कंप्लीट, ठीक है। अब इतना प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन यहां पर दबा करके रेडी है मेरे बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी जो भी टॉपिक आपने पढ़े अब उसकी एक प्रैक्टिस भी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जो आप सबको सॉल्व करना थोड़ा मुसीबत होता है, जिस पर अब मैं उतर रहा हूं। आपको मजा आने वाला है इन सभी विषयों पर, ठीक है। चूंकि जनवरी से पीवाईक्यू एनालिसिस भी स्टार्ट करूंगा, पहले एक बार पॉलिटी खत्म कर लूं इस महीना, उसके बाद फिर अगला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बच्चे, और 24 मई, इस बीच में हम पीवाईक्यू यानी मैं खुद आपके सामने बैठूंगा पीवाईक्यू सॉल्व करने, जिससे इस बार किसी तरीके से भी जो बच्चे सीरियस हैं उनका प्रीलिम्स रुके ना, ठीक है। तो ये सारे बेहतर ढंग से, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आईएसआई, अब आईएसआई से पहले सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से, अब उसके बाद आईएसआई से क्वेश्चन आ गए सारे के सारे, ठीक है। दोनों संस्थाओं से मुझे तो लग रहा है कि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब आता है
आरई ट्रांजिशन अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस पर पहुंच गया है? टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप न्यूज आप लोगों को बता चुका हूं। 2025 में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ऐसी बिजली जो सूर्य से बने, पवन से बने, पानी से बने या जैव ऊर्जा से बने, ठीक है ना, उसी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। यह कह रहा सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि पहली बार फाजिल फ्यूल को डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता दिखा रहा है। यानी जीवाश्म आधारित जो हम बिजली बना रहे हैं, यह उसको अब क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, यानी एनर्जी ट्रांजिशन कर देगा ये इंडिया की व्यवस्था में। इसे ही टिपिंग पॉइंट कहा गया है, यानी वह क्रिटिकल स्टेज जहां छोटा परिवर्तन बड़ा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको टिपिंग पॉइंट भी कहा गया है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब हम पहले इस टॉपिक को समझेंगे और फिर उसके बाद आएंगे अन्य चीजों पर बातचीत करने। ठीक है, यानी सिंपल 2025 में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। फिर अपने दिमाग में रख लीजिए। अब ऑब्वियस है टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो इसका मतलब है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर काम कर रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण यानी विकास और पर्यावरण के मध्य हम संबंध बना रहे हैं। आप देख सकते हैं एनवायरमेंट की यह यूनिट सीधा लगेगी इकोनॉमी, स्वाभाविक है। हम अब स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका प्रमाण आज आपके सामने आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, यानी अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पहुंच चुके हैं। एनर्जी ट्रांजिशन जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछा वो भी यहां साफ साफ दिख रहा है, उसी को टिपिंग पॉइंट कहा गया है। गवर्नेंस यानी सरकारी नीतियों के कारण ऐसा हो पाया है। आप देख सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे जीएस पेपर फॉर इथिक्स, यानी जो आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया विकास भी होता रहे और पर्यावरण का संरक्षण भी हो, उसके लिए कोई फेजिबल स्ट्रेटजी बनाइए। तो यही फेजिबल स्ट्रेटजी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो भारत सरकार ने बनाई है, जिसके कारण आज हम रिन्यूएबल एनर्जी में टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे प्रश्न जो भी आप प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियस है क्वेश्चन बना ही बना है, तो बहुत बढ़िया ढंग से चीजें यहां बनी है। अब 2022 में आपसे प्रश्न पूछा, क्या आपके विचार में भारत अपनी एनर्जी नीड का 50% भाग 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? आप देख सकते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी अचीवमेंट पर प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो यह विषय उस समय चर्चा में था, इसलिए इस प्रकार से प्रश्न आया। अब यह 2026 में 25 में मैं पढ़ा रहा हूं, 26 में किस रूप में आएगा जो अभी मैंने पढ़ाया टिपिंग पॉइंट। फिर 2020 में भी सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभ, यानी सोलर एनर्जी से अगर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसके लाभ क्या है, यहां पर भी यही टॉपिक है। सोलर एनर्जी आप पढ़ने जा रहे हैं आज भी मुझसे। फिर देख सकते हैं 2015 में भी सोलर एनर्जी को लेकर के उस समय मुद्दा था, टैरिफ वगैरह जो भी हम इक्विपमेंट्स मंगाते हैं चाइना वगैरह से, उसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हाल के पतन टैरिफ में, तो कहने का मतलब है जो चर्चा में वही पूछा गया। तीनों क्वेश्चन में उठा के बस इतना ही चेक कीजिए। इन पीवाईक्यूज का मतलब केवल ये नहीं होता कि डायरेक्ट इस टॉपिक से कनेक्ट है कि नहीं, डायरेक्ट तो कनेक्ट है, लेकिन यह भी सिखाता है भविष्य क्या होगा। पीवाईक्यू भविष्य के लिए तैयार करते हैं आपको। पीवाईक्यू अतीत है, पास्ट है, और पास्ट से हम प्रेजेंट को बेहतर करते हैं कि नहीं। इतिहास क्या सिखाता है? इतिहास अतीत है। अतीत का अध्ययन यानी इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? जिससे हम वहां से सीख करके अपने वर्तमान को बेहतर कर सकें, भविष्य को और बेहतर कर सकें। तो वही है पीवाईक्यू, वही इतिहास है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करते हैं। सिंपल सी बात है। बहुत सारे निबंध की क्लाइमेट चेंज रिजाइलेंट इंडिया बनाने के लिए हमने बहुत सारी तकनीकें मंगाई, उसमें से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की टेक्निक आज टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी। तो यहां भी वह एग्जाम्पल के रूप में सामने आएगा।
और दो निबंध जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो आवश्यक नहीं। तो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन ही है यह कि हम एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक प्रश्न और था कि अगर आप सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, धारित आर्थिक विकास चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। ये निबंध आपसे पूछा तो हम वही कर रहे हैं। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम यह एनर्जी टिपिंग पॉइंट प्राप्त कर रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए लिखा होगा मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल यूपीएससी सीएससी मेंस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, यानी वही मेरा आईक्यू आईपी। मैं नाम हमेशा बदलता रहता हूं, तो बस आपके दिमाग में रहे कि यह सेशन आपकी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कोई भी सेशन आप अपनी लाइफ के लिए 10 वर्ष आप लेकर के चलिए कि आपकी लाइफ 10 वर्ष में बदलेगी। मैं इसको एक छोटे से रेफरेंस से बताऊं। बच्चों, आप अपने आसपास के उदाहरण से देखिएगा जिनका बैकग्राउंड होता है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे बिजनेस का हो, एजुकेशन, जैसे कनिष्क कटारिया, ऐसे लोग जिनके घर में ही आईएएस अधिकारी हैं, इस प्रकार के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग। तो जिनका बैकग्राउंड सेटल होता है, उनके बच्चे 25 से 30 साल या 25 से 35 साल की उम्र में सेट हो जाते हैं, जिनका बैकग्राउंड सेट है। 25 से 35 में उनका सेटलमेंट हो जाता है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, व्हाटएवर, खेल हो, कुछ भी हो। लेकिन जो हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं, यानी 10 साल का एक टाइम फ्रेम लगता है किसी को भी सेटल होने में। इनफैक्ट अगर आप आईएएस आज बनते हैं 2026 वाले बैच में, तो आपको प्रॉपर डीएम की पोस्ट पाने में 2036 तक वेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 8 साल में वो कर पाते हैं जो थोड़ा सा बहुत हाइप उनका होता है एंड वो बहुत करीबी हो जाते हैं पॉलिटिकल विंग के। 10 साल के बाद आप डीएम बनते हैं, यानी आप सिलेक्ट आज हो जाएंगे, लेकिन डीएम का चार्ज पाने में आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो 8 से 10 साल में जो यूपीएससी वो भी आपको डीएम के लायक मान रही है। सरकार भी आपको 10 साल में, 8 साल तक आपकी ट्रेनिंग होती है, 10 साल तक फील्ड में, तब आपको डीएम का चार्ज मिलता है, जब आप सब कुछ सीख चुके होते हैं। तो इसका मतलब 8 से 10 साल का फ्रेम। भारत को जब आजादी मिली तो हमने जो विकास की रणनीति अपनाई, वो विकास की रणनीति भी तो यही थी, पंचवर्षीय, 5 साल। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जिनका बैकग्राउंड सेट होता है, उनके बच्चों को सेट होने में 10 साल का समय लगा, 25 से 35 में। वो कहीं न कहीं 25 में भी सेट हो सकते हैं, 28 में भी, 35 में भी। जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, हमारे और आपके जैसे मैं यूपीएससी की इंटरव्यू दे करके फेल हुआ, तो ऑब्वियस है मैं एकदम जीरो पे आ गया। तो मुझे 35 से 45 में सेटलमेंट होने का इंतजार करना पड़ेगा, 35 से 45। तो जो इन सब चीजों पर लाइफ का भी एक टाइम फ्रेम होता है, एक मैनेजमेंट होता है, जो इन सब चीजों पर सोचते हैं वो कभी घबराते नहीं, शांत होते। जैसे हम भगवान को देखते हैं, जब ना, जो भी आपके आराध्य हो, आप इस्लाम से हैं तो आपके इस्लाम के आराध्य हो गए, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, तो आप देखोगे हर एक भगवान के चेहरे पर शांति रहती है। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा और कील ठोकी जा रही, चेहरे पर कितनी शांति। कभी आपने महसूस किया चर्च वगैरह में कभी जाकर के ऐसा पिक्चर देखा है? मैंने तो भाई महसूस किया। उससे आपने क्या सीखा? उससे आपने क्या सीखा, मुझे बताइए। उससे आपने क्या सीखा? आप सीखिए कि हर एक भगवान का चेहरा एकदम से शांत होता है, किसी को मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, उन्हें सृष्टि के निर्माता है, उन्हें पता है कि कब क्या होना है, जब जब जो होना है वो होना है। इसलिए उनके मन पर शांति है, मुख पर शांति। चूंकि मन शांत है तो मुख पर वो शांति दिख रही है। हम और आप बेचैन है क्योंकि हम ईश्वर को देखते तो हैं, लेकिन ईश्वर की भाव भंगिमा का अध्ययन नहीं करते। मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद सबको बांटा, खा लिया, बस हमारा काम हो गया। नहीं, आप देखिए कि वह जो मंदिर है भगवान के किस रूप को उपासक के लिए प्रस्तुत कर रहा है, और वह जो रूप है उसको, वह रौद्र रूप है तो रौद्र रूप क्यों, शांत रूप है तो शांत रूप क्यों, आपको वो सोचना होगा। उसके लिए आपको किसी पुजारी पर, किसी प्रीस्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
तो आप देखोगे, क्योंकि उनको पता होता है। यही चीज आपको भी पता होनी चाहिए मेरे बच्चों, तब आपके चेहरे पर शांति होगी, एक साई ऑफ रिलीफ होगा कि यार समय लगेगा, हो सकता है कि मेरा साल यही हो सकता है 5 साल लगे। तो मेरे बच्चों, हमेशा कोई कितना भी आपको कहे, कुछ लोग कहते हैं ना 1-2 साल में आजमा के फिर चले जाओ, कोई और काम देख लो। हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती है, परिवार की स्थिति, देन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर है तो फिर आपको डगमगाना भी नहीं चाहिए। आप 5, 8, 10 वर्ष तक आप लगातार लगे रहेंगे, आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप पार्ट टाइम कुछ नहीं कर सकते। आप नेट निकालिए, आप जेआरएफ निकालिए, आप रिसर्च करते रहिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते रहिए, आप स्टेट सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाए, कौन रोक रहा है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी अगर आपने सोची है और आप शांति से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यही सोचना होगा कि यार हम लोग का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम भले 21 साल की उम्र में तैयारी करते हैं, हमें 25 साल तक तो चीजों को समझने में लगेगा। बैकग्राउंड यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी फैमिली का बैकग्राउंड। आई होप आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो थोड़ा समय लीजिए बच्चों, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। और अपने मेंटर्स के प्रति अपना जो सम्मान, प्यार, रिस्पेक्ट, उसको दिन प्रतिदिन इंक्रीज करना होता है, ठीक है ना। उसको डिक्रीज नहीं करना होता, उनसे और कनेक्ट होना पड़ता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, और अब जैसे मैं नेशनल क्वालिफाई करने के लिए मुझे आउट ऑफ 400 363 चाहिए था, और मैं नॉर्थ जोन खेलने गया, उसमें मेरे आए 354। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बहुत जरूरी होता है अपने टीचर की लाइफ से सीखना, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे इतना चाहिए था, मेरा 354 आया, और मुझे वहां इस बात का एहसास हो गया कि अब नॉर्थ जोन के बाद 2 चांस और, यानी जब आप स्टेट में क्वालिफाई करते हैं, जैसा मैंने किया, मैंने वहां गोल्ड मेडल भी जीता, आपको पता है। तो जब मैं नॉर्थ जोन गया, नॉर्थ जोन, और इसके बाद होता है जीबी मावलंकर, और इसके बाद तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों इंडिया ओपन। इंडिया ओपन भोपाल में था, जीबी मावलंकर अहमदाबाद में था, गुजरात में था। और मैंने गुजरात में अपने बच्चों का एक ग्रुप भी बना लिया था कि आऊंगा तो मैं आप लोगों से मिलूंगा, और ऐसा ऐसा सब कुछ। लेकिन जब मैंने यहां देखा, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा 354 आया, और वो भी 354 लाने में मुझे पसीना आ गया। जबकि ये इतना कूल गेम है कि इसमें आपकी पर्सनालिटी तो एकदम शांत होनी चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने अपने सर से डिस्कस किया। अब देखो, गुजरात और भोपाल, यानी मेरे सामने कोई इश्यू नहीं था, मैं आराम से जा सकता था। ये नहीं कि मतलब कुछ भी, 2 चांस और थे नेशनल क्वालिफाई करने, मतलब नेशनल खेलने के लिए। नेशनल अभी बेटा स्टार्ट हो गए इंडिया में, नेशनल 9 तारीख से, यानी कल से स्टार्ट हो रहे। अब सोचो कि कल से स्टार्ट हो रहा, आज मेरा दर्द कैसे बाहर आ रहा है, लेकिन मैंने अपने दर्द को कैसे मैनेज किया, यही टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूं। तो मैं अपने कोच के पास गया, मैं चाहता उनसे गुस्सा कर जाता कि सर आपने तो मुझसे पता नहीं क्या क्या हटरम पटरम सटरम। मैं अपने कोच के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे लग रहा है कि मैं जो 354 तक पहुंचा हूं, और इसमें भी बेटा 363 क्वालिफाई है गोल्ड के लिए, तो मुझे 380 तक आना पड़ेगा, तब जाके गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कुछ भी मिलेगा। 380 अराउंड, यानी 375 से 80 के बीच में, तब जाकर के गोल्ड वगैरह की उम्मीद कर सकता हूं, ये स्थिति है। तो मैंने सर को बताया, हमने कहा कि सर अगर मैं गया भी तो हो सकता है कि मैं 363 मार दूं और मैं क्वालिफाई कर जाऊं, बट गारंटी नहीं, चूंकि मैं 354 मारने में बहुत मुसीबत हुई थी, मुझे ट्रिगर नहीं चल रहे थे, बहुत सारी स्थिति थी। और मैंने उनको खुद ये कहा, प्रपोज किया कि सर अगर मैं ना जाऊं और अगर मैं जाऊं, तो दोनों ऑप्शन मैंने उनको दिए। मैंने कहा कि सर अगर मैं जाऊं तो मे बी मैं 363 मार के नेशनल के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन सर मैं मेडल तक तो पहुंच ही नहीं सकता हूं, कोई चांस ही नहीं, क्या करूं। और दूसरा, अगर ना जाऊं तो स्वाभाविक है तकलीफ भी होगी, साल भर प्रैक्टिस करी, साल भर से ज्यादा हो गया, और मैंने इन टाइम पर कंपटीशन छोड़ा। फिर उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, समझा, और एक ही शब्द बोला, जो मैं, राज पटेल ने जब मुझसे कहा कि सर मेरा यूपी पीसीएस का भी है, कुछ और भी एग्जाम, मैंने कहा नहीं, यूपी पीसीएस तुम छोड़ दो। सेम वही कंडीशन, जब आप अपने बच्चों के साथ अच्छे हैं, मैं आप लोगों के साथ अच्छा हूं, तो मुझे भी अच्छे गुरु मिलते हैं।
उन्होंने एक ही शब्द बोला, मत जाइए। बस मैंने अगला शब्द उनसे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्थिति समझ रहा था। उन्होंने रोक दिया, मैंने कहा कि ठीक है सर, नहीं जाऊंगा। और मैंने दोनों टूर्नामेंट छोड़ दिए। नेक्स्ट ईयर के लिए मैं तैयारी में लग गया कि फिर से मुझे अब अगले साल सेम यही यही खेलना पड़ेगा, फिर मुझे दिल्ली स्टेट खेलना पड़ेगा, फिर मुझे नॉर्थ जोन और ये, लेकिन अब उस पर अच्छा काम कि जिससे मैं यहां तक पहुंच जाऊं। तो हर चीज में समय लगता, हो सकता है मैं अगले साल भी कुछ ना कर पाऊं बच्चे, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट लूंगा। समझ रहे ना? बट मैं लगा रहूंगा दसियों साल तक। ये पहले से डिसाइड है कि 10 वर्ष तो झोंक दूंगा इसमें, जो होगी देखी जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज आप जब बड़ी चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो इतनी आसानी से, तो इतनी दिल्ली का एसीपी बनना चाहते हैं तो इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, जवानी की कुर्बानी। 21 से 30 साल तक का वह समय जो यौन आकांक्षाओं से भरा होता है, उसको आपको तिलांजलि देनी होगी। संन्यास का जीवन जीना होगा 21 से 30। फिर देखिए सिलेक्शन कैसे आपके हाथ में ऐसे खेलता है। देखो अर्चना कह रही है कि सर अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस यही टॉपिक है, इसको अब मैं आपको समझा देता हूं जिससे चीजें कुछ फायदा हुआ इस भाषण का, या केवल भाषण ही रह गया ये? बोलिए भाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो डिस्कस है वो यही है। क्या डिस्कस है? भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है 2025 में एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अब आपके मन में आएगा कि टिपिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, यानी टिपिंग बिंदु वह स्थिति है जहां छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा परिणाम देना शुरू करते हैं। क्लियर है? अभी तक छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा, अभी तक की क्या स्थिति थी टिपिंग पॉइंट्स के पहले? रिन्यूएबल एनर्जी, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति से पुनः उत्पन्न होती है उसे ही हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम फिर से बना सके, जैसे सूर्य, पवन, जल आदि से। बढ़ जरूर रही थी लेकिन कोयले की जगह नहीं ले पा रही थी। लेकिन 2025 में तस्वीर बदल गई। अब बात सिर्फ बढ़ोतरी की नहीं है, पूरा ऊर्जा ढांचा बदलने की है मेरे प्यारे बच्चों। वही चीज यहां पर लिखा हुआ। 2020 से 24 में समस्या क्या थी वो भी यहां पर डिस्कस है। उस समय मेरे प्यारे बच्चों 2020 से 24 में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन कुल बिजली में इसका हिस्सा नहीं बढ़ा। यानी जो कुल जिन जिन स्रोतों से हम बिजली बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मिक्स, यानी कुल बिजली में इसका हिस्सा नहीं बढ़ा। क्षमता तो बढ़ी, लेकिन जब कुल जिन जिन स्रोतों से, कोयले से, इन सब से हम ऊर्जा बना रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बढ़ा। पहली चीज ये थी। तो 2020 से 24 में पहली समस्या क्या थी? कुल बिजली में इसका हिस्सा बढ़ नहीं रहा था, हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही थी। दूसरा, कोल पर निर्भरता घट नहीं रही थी, यानी कोयले से बनने वाली बिजली उतनी ही मात्रा में बन रही थी। तीसरा, स्टोरेज महंगा था, यानी बिजली को रात में रखने का खर्च ज्यादा था। और चौथा, ग्रिड इंटीग्रेशन कमजोर थी, यानी देश की बिजली प्रणाली इसे इसे यानी रिन्यूएबल एनर्जी को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। नतीजा, कैपेसिटी तो बढ़ रही थी, असर नहीं आ रहा था। अब टिपिंग पॉइंट कह रहा है कि कैपेसिटी भी बढ़ी और असर भी आया। यानी अब 2025 में क्या बदला है, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो टिपिंग बिंदु कैसे बन रहा है यहां पर मैं समझा देता हूं। 2025 में पहला पॉइंट है, यानी लागत अब बराबर हो गई है। ये डिस्कस किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। लागत बराबर,
ठीक है, यानी जो हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, रिन्यूएबल एनर्जी से जो बना रहे हैं और जो कोल से बना रहे हैं, ऊर्जा कोयले से बना रहे हैं, दोनों की लागत लगभग लगभग समान, इनफैक्ट कोयले की थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई है। तो पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी कोल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई लागत के संदर्भ में, और इसलिए वह अब ऊर्जा का एक विकल्प बन गया, एक आर्थिक विकल्प बन गया कि भैया ये सस्ता भी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसको एक टर्म के द्वारा यहां संबोधित किया गया है, जब आप आगे आएंगे इसको पढ़ेंगे तो वह टर्म आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिस्तर कहां गया भाई? ठीक है, और उस टर्म का नाम है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये देखिए एफडीआरई। एफडीआरई यानी फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मतलब हुआ जो भरोसेमंद यानी फर्म हो और जरूरत अनुसार आपूर्ति दे सके, यानी डिस्पैचेबल। फर्म का मतलब जो भरोसेमंद हो, और डिस्पैचेबल का मतलब जो जरूरत के अनुसार आपूर्ति दे सके। तो आप देख सकते हैं जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इक्वल हो गई है, इनफैक्ट कोल से थोड़ी कम कॉस्ट है। तो पहली चीज ये हो गई, इसलिए इसको टिपिंग पॉइंट कहा गया। पहला पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया, लागत बराबर। दूसरा टिपिंग पॉइंट में यानी कैपेसिटी एडिशन में बड़ा उछाल, आप देख सकते हैं, यानी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी और ये कोयले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यह बताया गया। कैपेसिटी एडिशन मतलब नए प्रोजेक्ट को जोड़ना। तो सितंबर 2023 से सितंबर 2025 तक का डेटा अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से हमने लगभग 55 गीगावाट नए प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, कोल के केवल 3 गीगावाट आप देख सकते हैं। यानी पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी की वृद्धि ने कोल को पछाड़ दिया। यह है दूसरा टिपिंग पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा टिपिंग पॉइंट क्या हुआ, बहुत बढ़िया है, इसको कोलोकेटेड मॉडल। ये क्या है भैया? आपको अच्छे से पता है कि सूर्य तो दिन में ही उगेगा, रात की बिजली की कैसे पूर्ति होगी? तो को का मतलब सोलर और विंड को एक साथ संचालित करना, जिससे 24/7 बिजली मिले, यही है कोलोकेटेड मॉडल। यानी सौर और पवन एक ही जगह पर बनाए गए, लाभ दिन में सौर ऊर्जा, रात में पवन ऊर्जा, और बिजली 24 घंटे। यानी अब कोयले का बैकअप आवश्यक नहीं रह गया। पहले रात के समय जहां सोलर एनर्जी के सेंटर्स हुआ करते थे, वहां पर रात के समय कोल एनर्जी चाहिए होती थी बैकअप के लिए। मान लो कट जाए, एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो जाए, उतनी ना हो, तो बैकअप के लिए कोल प्लांट, अब इनकी जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए टिपिंग पॉइंट। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात, ऊर्जा भंडारण सस्ता और उपयोगी। किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। पहले स्टोरेज महंगा था, इसलिए रात में रिन्यूएबल एनर्जी व्यवहारिक नहीं थी, क्योंकि स्टोरेज महंगा था तो स्टोरेज होता नहीं था, जो दिन में बनाया उसी को हमने सप्लाई कर दिया। अब स्टोरेज सस्ता हो गया है, तो ऐसे में बिजली बनाई जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको स्टोर किया जा रहा है और 24/7 उसकी सप्लाई की जा रही है, और कोल की भूमिका स्वाभाविक रूप से यहां कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर बेटा? इसके अलावा कुछ नियमों में भी सुधार हुआ है, जो आप यहां बॉक्स में देख पाएंगे। ठीक है, क्या है ये? डीएसएम रिफॉर्म भी हुए हैं बच्चों। डीएसएम यानी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। यानी इसका मतलब होता है कि जो बिजली देने का वादा वही देनी होगी, ज्यादा देंगे तो भी दंड मिलेगा, कम देंगे तो भी दंड मिलेगा। कभी कभी होता है ना, ज्यादा बिजली सप्लाई हो गई तो लाभ क्या हो गया? इससे ग्रिड स्थिर रहेगा, बिजली आपूर्ति का आप पहले से बेहतर अनुमान लगाए रखेंगे। आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो टिपिंग पॉइंट इसलिए चूंकि टिपिंग पॉइंट का रूल्स रेगुलेशन भी तय कर दिया गया है, याद रखेगा। तो
यूपीएससी के अकॉर्डिंग अब हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ ग्रोथ नहीं है, किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, या ट्रांजिशन है पहले, ठीक है ना। और अब में क्या क्या चेंज हुआ है आप आसानी के साथ यहां पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी 2025 भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिर्फ बढ़ने का साल नहीं बल्कि बदलाव का साल है। यही वह क्षण है जब रिन्यूएबल एनर्जी नंबर 1 सस्ती, नंबर 2 भरोसेमंद, नंबर 3 ग्रिड समायोजित और 24/7 उपलब्ध हो गई है। यानी भारत ऊर्जा बदलाव के टिपिंग बिंदु तक पहुंच गया है। अब आता है यहां पर मेरी तरफ से एडिशनल कंटेंट कि भाई क्या हम जो आर्टिकल में नहीं लिखा है, क्या हम इसे एनर्जी ट्रांजिशन के साथ जोड़ सकते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संक्रमण मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता है क्या इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन का। तो आप कहेंगे इसका अर्थ है बिजली और ऊर्जा प्रणाली का जीवाश्म ईंधनों यानी कोल, पेट्रोलियम और गैस पर निर्भरता से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर, विंड, हाइड्रो इत्यादि पर स्थानांतरित होना। सबको यह डेफिनेशन याद है, इसको रट लीजिएगा, बहुत सिंपल है, व्यवहारिक है। इसको हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से नवीकरणीय आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसा देख सकते हैं कि पहले भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या था, आप कहेंगे सर कोयला, 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 कोयला मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, कोयला। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, अपनी बिजली सोलर और विंड से लेने लग गए, यही एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन के मुख्य तत्व क्या होते हैं, यानी जिनके बगैर यह संभव नहीं है। ऑब्वियस है, पहला ऊर्जा की लागत कम होनी चाहिए, दूसरा रिलायबल होनी चाहिए भाई कि जब चाहिए तब मिले, तीसरा 24/7 उपलब्ध हो, चौथा ऊर्जा ग्रिड के साथ इसका जुड़ाव हो जिससे कि कभी भी डिमांड के समय सप्लाई का क्रंच ना हो, और अच्छी नीतियों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाए। तो 2025 का टिपिंग पॉइंट इन पांचों के कारण ही बेहतर हो पाया मेरे प्यारे बच्चों। अब यह जो 2025 का टिपिंग पॉइंट है, ठीक है, ये कैसे एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा दे रहा है, यानी इस तरफ आते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन को कैसे बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले कोयले की जगह लेने योग्य यह बन गया, आप देख सकते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मूल लक्ष्य यहां से प्राप्त कर लिया गया। दूसरा, लागत बराबर हो गई, इनफैक्ट सस्ती हो गई, आप देख सकते हैं। तो आर्थिक रूप से एनर्जी ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है, इसीलिए चूंकि लागत सस्ती हो गई, टिपिंग पॉइंट 24/7 उपलब्धता हो गई। एनर्जी ट्रांजिशन तभी होता है जब रात में भी मिले, बारिश में भी मिले, सर्दी में भी मिले, गर्मी में भी मिले। तो इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन हो पाया, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रिड स्टेबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्रिड में अस्थिरता। 2025 में आप समझ सकते हैं ये सारी समस्याएं दूर हो गई, इसलिए यह एनर्जी ट्रांजिशन के लिए उपयुक्त टॉपिक हो गया। अब इसको आप पढ़ेंगे और खूब बढ़िया से मैंने कंटेंट इन डिटेल देख सकते हैं, भारत पूरा दिया हुआ है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन का संबंध, कोयले की विरासत यानी कोयला और एनर्जी का संबंध, भारत की नवीकरणीय रणनीति कब से डेवलप हुई, 2003 से 10 और 25 से 26 तक, सारा का सारा डेटा आपके सामने। टिपिंग पॉइंट से पहले कि कोयला अभी भी महत्वपूर्ण है। अब आता है नवीकरणीय ऊर्जा पहले कोयले की जगह क्यों नहीं ले रही थी, वो जो मैंने आपको बताया। फिर क्या बदला, क्यों ऐसा हुआ, वो सारे पॉइंट आपके सामने आ गए, ठीक है ना, वो सारी चीजें। डेटा आधारित एविडेंस भी मैंने दिया है कि कैसे बदलाव हुआ है। फिर इसके बाद आता है नवीकरणीय ऊर्जा की सफलता के पीछे स्ट्रक्चरल क्या क्या कारण रहे, भविष्य की दिशा भारत किस ओर जा रहा है, एक एक चीज। वैश्विक कंपेयर का टेबल भी आपको दे दिया गया है। फिर कुछ वे फॉरवर्ड भी बता दिए गए जो मैं अपने डिस्कशन में कर चुका हूं। फिर आपके सामने प्रश्न आता है, यानी मॉडल क्वेश्चन,
भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 2025 में एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया। इस बदलाव के लिए जिम्मेदार आर्थिक, तकनीकी और नियामक कारकों पर चर्चा करें और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसके क्या प्रभाव होंगे, कर लेंगे। और फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन जो हुआ है, जो आपने पढ़ा उस पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद ऑब्वियस है दूसरा क्वेश्चन, कथन कारण, स्टेटमेंट 1 2 3। और फिर तीसरा मैच वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यानी जितने भी टर्म चर्चा में रहे हैं, CERC, BBPAS, ये सारी चीजें, FDRE, तो ये आपको बता दिया गया है जिससे कि अगर ऐसा कोई आए तो वो भी आप कर सके। आर्गन ट्रांसप्लांट में क्या कानूनी बातें हैं, अगला टॉपिक हमारा ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है, प्रीलिम्स के लिए है, बहुत सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं पहले आपको ये बता दें। हमारे देश में हर साल लाखों लोग किडनी फेलियर से, लीवर फेलियर से, हार्ट फेलियर से मर जाते हैं। ये सभी बचाए जा सकते हैं ऑर्गेन डोनेशन से। लेकिन डोनेशन कब, कैसे और कहां, किन कानूनों के तहत हो सकता है, यह बहुत क्लियर होना चाहिए देने वालों में, लेने वालों में। लेकिन ऑब्वियस यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो आपके लिए तो सबसे बड़ी बात जो मुझे पढ़ाना था वो यही था, कानून मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला कानून 1994 वाला, क्या कहां गया बहन, ऑर्गेन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन कानून। तो क्या है आप देख सकते हैं आपके सामने 1994 का ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट, यही आपको रटना है। इस कानून के तहत ही निर्धारित होता है कि ऑर्गेन कब निकाला जा सकता है, किसे रिमूव करना अलाउड है, किस हॉस्पिटल के पास अनुमति होनी चाहिए। यानी थोटा, THOTA 1994 आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज तो आपको यह याद रखना है, कौन सा कानून। अब आता है कि डोनेशन जो ऑर्गेन्स के लोग करते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रीलिम्स नंबर 1, नंबर 2, पहला होता है बेटा लाइव डोनेशन। जैसे लालू प्रसाद यादव जी की किडनी खराब थी, उनकी पुत्री रोहिणी ने उनको किडनी दे दी, इसे बोलते हैं लाइव डोनेशन, यानी किडनी एक फैमिली मेंबर देता है। दूसरा क्या होता है, कैडावर डोनेशन, यानी जब एक व्यक्ति ब्रेन के स्तर पर डेड हो जाए तब उसके ऑर्गन्स लिए जाते हैं, याद रखेगा। तो दोनों आपको याद रख लेना है, बस यही मुझे आपको बताना था। बाकी प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक रहेगा। यानी जो भी हैं वो सारे प्रश्न यहां पर हिंदी इंग्लिश में बने हुए। थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी यूपी पीसीएस हो, गुजरात पीसीएस हो, कोई सा भी पीसीएस मेरे बच्चों जो यूपीएससी के पैटर्न पर है, बीपीएससी तो मैं करा ही रहा हूं, सबकी पर्सनल मेंटरशिप मेरे पास अवेलेबल है। आप हमारी टीम से कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल मेरे साथ। ठीक है, तो मेंटरशिप हर एक कोर्स की अवेलेबल है। बाकी आप सब यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ कंप्लीटली यहां पर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन भी बच्चों को ये लेक्चर पसंद आएगा तो आप लोग जरूर यह लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री देखने को मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं 11:30 बजे। ठीक है, कितने बजे, 11:30 PM अब हम लोग मिलते हैं आज, यानी इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका कंटेंट एक दिन पहले यानी कल ही मैंने शेयर कर दिया था। यही पढ़ाई करने की पश्चिमी पद्धति है, वेस्टर्न मेथड। ये क्लास में बच्चों को एक एक लाइन ना पढ़ा करके पहले कंटेंट दिया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, जो समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर टीचर ओपन लेक्चर लेता है। और इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग वहां विकसित हो रही। हम लोग पढ़ लिख खूब रहे हैं, लेकिन हम फॉरेन में जो रिसर्च हो रहे हैं उनके, या जो रिसर्च करने वाली संस्थाएं हैं उनके नौकर के रूप में, उनके एम्प्लॉय, एक रोजगार पाने वाले व्यक्ति के रूप में हम उनके लिए योग्य हैं। रिसर्च सारा वही कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जितने भी हम लोग गर्व करते हैं ना, भारत वाले माइक्रोसॉफ्ट को संभाल रहे हैं, वो भैया समझ रहे, प्रोडक्ट किसने बनाया, गूगल किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया,
संभाल तो हम रहे, तो हम तो संभालने के लिए हैं। लेकिन क्या संभालने वाला प्रोडक्ट को जन्म देने वाले से बेहतर है? नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को जन्म नहीं दिया जाता तो संभालने वाले कोई अस्तित्व ही नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वही व्यक्ति बनिए जो थिंकिंग प्रोसेस बड़ी हो आपकी कर सके। बाय, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।